Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavored to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of internal security, today we will study border management. इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर तीन टाइप की है. एक है लैंड बॉर्डर जो है 15,106 किलोमीटर्स की, मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है 7,516 किलोमीटर्स की, और एयर स्पेस भी एक प्रकार की इंटरनेशनल बॉर्डर मानी जाती है. बॉर्डर लेंथ की बात करते हैं तो बांग्लादेश के साथ हम लोग सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं जो कि है 4,096 किलोमीटर्स की एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. उसके बाद आता है चाइना 3,488 किलोमीटर्स, पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर्स, नेपाल 1,751 किलोमीटर्स, म्यांमार 1,643 किलोमीटर्स, भूटान 699 किलोमीटर्स एंड अफगानिस्तान 106 किलोमीटर्स. पिक्टोरियल फॉर्म में आप यहाँ पर देख सकते हैं एरो के साथ हर एक बॉर्डर के साथ हम लोग कितनी किलोमीटर्स की बॉर्डर शेयर करते हैं और कौन कौन से स्टेट से गुजरती है वो सब दिखा हुआ है, और कोस्टल लाइन का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. तो वीडियो पॉज करके आप इस इमेज को देख सकते हैं. इस ब्लैक इमेज के अंदर भी उसी प्रकार का मैप दिया हुआ है और साथ में दो टेबल है. एक टेबल में BADP के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से स्टेट्स के अंदर चल रहे हैं उसकी लिस्ट, और दूसरे के अंदर कि कौन से कंट्रीज़ के साथ हम लोग कितनी बॉर्डर शेयर करते हैं उसका आंकड़ा दिया हुआ है. अब बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की. तीन प्रकार की बॉर्डर होती है इंडिया पाकिस्तान के बीच की हम बात कर रहे हैं तो. फर्स्ट है इंटरनेशनल बॉर्डर जिसको हम रेड क्लिफ लाइन भी बोलते हैं. 2308 किलोमीटर की ये बॉर्डर है, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर के जम्मू डिस्ट्रिक्ट तक ये जाती है. दूसरी है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, सीज फायर लाइन भी इसको बोला जाता है. 1948 एंड 1971 के युद्ध के बाद ये बॉर्डर एग्जिस्टेंस में आई. 776 किलोमीटर की है. जम्मू के कुछ इलाकों से ये गुजरती है जैसे कि राजौरी, पूंछ, बारामुल्ला, कुपवारा, कारगिल और लेह के कुछ पोर्शन में. और इसी एरिया में लगातार आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन हो रहा है, सीज फायर लाइन का वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान के द्वारा, और कई सारे ब्लास्ट होते हैं रिहायशी इलाकों में वहाँ पे. तीसरी लाइन है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, 110 किलोमीटर की है. NJ 9842 से निकल कर इंदिरा कॉल तक जाती है, सियाचिन ग्लेशियर का नॉर्थ वाला हिस्सा. आइए इमेज के तौर पर यहाँ पर समझते हैं. ब्लू लाइन है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है गुजरात से लेकर जम्मू तक. फिर वहीं से शुरू होती है LOC जो जाती है सियाचिन के फर्स्ट पॉइंट तक, और वहाँ से शुरू होती है बाद में EGPL लाइन. इस इमेज के अंदर आप देखिए ये रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है रेड कलर में. उसके बाद ये ब्लैक कलर के अंदर LOC और देन सियाचिन ग्लेशियर्स. वॉर के पहले ये पूरा पोर्शन हमारे अंदर था इंडिया के अंदर, लेकिन 48 और 71 युद्ध के बाद LOC खींचने के बाद गिल्टिट बल्तिस्तान का एरिया उस तरफ चला गया जिसको हम आज POK कहते हैं. POK अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट ने बोला कि गिलगिट बल्तिस्तान में आप इलेक्शन करवाइए. इस स्टैंड को इंडिया अपोज कर रहा है बिकॉज ये डिस्प्यूटेड जगह है. यहाँ पर इसको भी फिक्स नहीं किया कि ये किसका, पाकिस्तान का है या इंडिया का है. ये एक्चुअल में तो इंडिया से छीना हुआ ये एरिया है और इसलिए इंडिया इसको अपोज भी कर रहा है. चाइना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए, बिकॉज चाइना का यहाँ पर बहुत बड़ा इंटरेस्ट है. चाइना के कई सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है. हाईवे भी यहाँ से गुजरता है चाइना का. चाइना और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पर CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. चाइना के कशगढ़ से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक ये हाईवे जाता है गिल्गिट बल्तिस्तान को होकर, और ये ग्वादर पोर्ट से अरेबियन सी के पास ये खुलता है ताकि चाइना के लिए ट्रेडिंग आसान हो जाए. 1990s में हमने बॉर्डर को फेंसिंग करने का काम शुरू किया था. 550 किलोमीटर की बॉर्डर हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट्स के आसपास बना दी. इंटरनेशनल बॉर्डर 2004 में कंप्लीट कर दी थी. 2011 तक हमने बाकी का बॉर्डर फेंसिंग का काम खत्म किया जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से निकलता है. डबल फेंसिंग रो का काम हमने शुरू किया LOC के ऊपर ताकि मिलिटेंट्स, सेपरेटिस्ट, स्मगलर्स और इन्फिल्ट्रेशंस वालों को हम बाहर रख सके या तो उनको अंदर घुसपैठ करने से रोक सके. और इसी पर्पस के लिए इस LOC को हमने इलेक्ट्रीफाइड किया. सेंसर्स फिट किए हुए कई सारे टाइप्स के, और लैंड माइन्स भी हमने बिछाई हुई है. ये एंटायर बॉर्डर हमने 50,000 से भी ज़्यादा पोल लगाकर फ्लड लाइट से
इंस्टॉल किए हुए, ताकि रात को हम लोग फ्लड लाइट्स को चालू करके सर्विलेंस सही से कर सकें। और इसी के कारण अगर आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को देखो तो रात में ये चमकती हुई दिखती है। 700 बॉर्डर आउटपोस्ट हमने बनाए हैं और एक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया है जो अतारी के अंदर है, अमृतसर में। वाघा बॉर्डर से नाम से आप जानते हैं इसको। इस इमेज के अंदर आप देखिए जो एनलाइटेड लाइन है पूरी, ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है। ये सब फेंसिंग के बाद भी स्मगलिंग वहाँ पर काफ़ी हो रही है। स्मगलिंग में भी हीरोइन काफ़ी पैमाने पर पंजाब के अंदर आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज बॉर्डर के दोनों तरफ गांव है, गांव वाले भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। कई सारे लोकल पॉलिटिशियंस भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है ये सारे? पैसा कमाने के लिए, अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए ये लोग हमारे यूथ को और देश को बर्बाद कर रहे हैं। इन सब के अलावा एंटी जिहादी ग्रुप्स पाकिस्तान आर्म फोर्स के साथ मिलकर टेररिस्ट को पुश करते हैं इंडिया साइड के अंदर एलओसी क्रॉस करवा के। और ये काम को एग्जीक्यूट करने के लिए पाकिस्तान साइड से बार बार फायरिंग की जाती है एलओसी के ऊपर। हमारे सोल्जर्स और सिटीजन्स उन सब में मारे जाते हैं और ऑन द बैक साइड पे ये लोग क्या कर रहे हैं? टेररिस्ट को अंदर इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं, जिसको कवर फायर भी हम लोग बोल सकते हैं। कुछ साल पहले 10 मीटर की वॉल एक्सकेवेशन के अंदर पाई गई थी जम्मू के अंदर, यानी कि सुरंग बनाने के सबूत भी मिले थे। रिसेंटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 4500 करोड़ रुपए का स्मार्ट फेंसिंग मैकेनिज्म का काम शुरू किया। इसके चलते लेज़र वॉल्स लगाई गई, हीट सेंसर्स लगाए गए बाउंड्री के ऊपर, जो टेररिस्ट को या तो पाकिस्तानियों को डिटेक्ट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है, इनोसेंट विलेज इस ट्रैप के अंदर आ जाते हैं, फंस जाते हैं। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो अतारी के अंदर है वो बिजी रहता है ट्रेडिंग के लिए, और ये एकमात्र रूट है जिसके मदद से इंडिया पाकिस्तान अपना ट्रेडिंग करता है क्रॉस बॉर्डर। अब बात करते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की। तो जो पूरा बॉर्डर का स्ट्रेच है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, उसमें प्लेन है, रिवर है, हिल, जंगल, कोई नेचुरल ऑब्स्टेकल्स नहीं है इस बाउंड्री के ऊपर। यानी कि सपोज एक नदी जा रही है तो उसको बाउंड्री नहीं बनाया, इन सबको काट कूट के बाउंड्री बनाया गया। ये जो बॉर्डर एरिया है दोनों के बीच में हैवीली पॉपुलेटेड है, कल्टीवेशन का काम होता है बॉर्डर के अंत तक। इस बॉर्डर को बनाया बंगाल बाउंड्री कमीशन ने, जिसके चेयरमैन थे सर साइक्रिल रेडक्लिफ। ये वही शख्स है जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर भी बनाई थी। तो इन्होंने नेचुरल बैरियर को फॉलो नहीं किया, लेकिन बॉर्डर को गांव के बीच में से गुजार दिया, एग्रीकल्चर लैंड के बीच में से, रिवर के बीच में से, जिसकी वजह से बॉर्डर काफ़ी पोरस बन गए और डिस्प्यूटेड पॉकेट्स भी वहाँ पर कई सारे बन गए। ये सारे कुछ डीमार्केटेड स्ट्रेचेस ऐसे हैं, कुछ एनक्लेव्स ऐसे है, या कुछ एडवर्स पोजीशन वाली जगह ऐसी है जहाँ पर वो मालिकी किसकी है ये अभी तक तय नहीं हुआ कि ये इंडिया का है या बांग्लादेश है। इसी वजह से कांस्टेंट फ्रिक्शन उस डिस्प्यूटेड या तो अनडिमार्केटेड स्ट्रेच के ऊपर होता है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ये पिक्चर के अंदर आप देख लीजिए, बांग्लादेश कंट्री है और ये रेड कलर की इंडिया बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर है। अब इस बाउंड्री डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए, जो भी टेंशन है बॉर्डर्स के ऊपर उसको रिड्यूस करने के लिए नेहरू नून एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। दिल्ली के अंदर हुआ था 1958 के अंदर। ईस्ट पाकिस्तान इसलिए लिखा है क्योंकि 1958 के अंदर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश नाम पड़ा और वो अलग पड़ा पाकिस्तान से। लेकिन ये जो एफर्ट था एग्रीमेंट का फेल हो गया डिस्प्यूट ख़त्म करने वाला। 1974 के अंदर 3 साल के बाद लिबरेशन वॉर के इंदिरा मुजीबुर एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट में जो भी डिस्प्यूटेड स्ट्रेचेस है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर, जो डिमार्केट, उसको सही से डिमार्केट करने के लिए एग्रीमेंट साइन किया था। इसको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी बोला जाता है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। दोनों देश ने कमिट किया कि ये अपने एनक्लेव्स को एक्सचेंज करेंगे, या तो जो भी एडवर्स पोजीशन वाली जगह है उसको एक्सचेंज करेंगे। जैसे कि 51 इंडियन एनक्लेव्स जो बांग्लादेश में थे वो इंडिया में आ गए, और 111 जो एनक्लेव्स थे बांग्लादेश के इंडिया के अंदर वो हमने वापस उनको दे दिया। ये रिसेंटली हुआ, 1-2 साल पहले ही एग्जीक्यूट हुआ था। देखिए प्लान कब से बना हुआ था, एग्रीमेंट कब से साइन किया हुआ था, लेकिन एग्जीक्यूट अभी 2-3 साल पहले ही हुआ है। अब इन दोनों बॉर्डर के बीच में इश्यू क्या है? माइग्रेशन का इश्यू है, जो इलीगली आ रहा है। कैटल एंड अदर स्मगलिंग वहाँ पर होता है। एंटी इंडियन एलिमेंट्स भी वहाँ पर कई सारे आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ।
या इंडियन अथॉरिटी के खिलाफ हमला करने के लिए। बॉर्डर आउटपोस्ट वहाँ पे प्रॉब्लम में, बॉर्डर ट्रेड्स में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स है, फेंसिंग एंड फ्लड लाइटिंग वहाँ पर नहीं है सही से। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात करते हैं तो सबसे पहला इंडिया का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया हमने अतारी के अंदर, जो अमृतसर में है पाकिस्तान के साथ, और सेकंड बना बांग्लादेश के लिए अगरतला त्रिपुरा में 2013 के अंदर। आईसीपी क्या होता है? आईसीपी के अंदर सारी रेगुलेटरी एजेंसी बैठती है, जैसे कि इमिग्रेशन वाले, कस्टम वाले, बॉर्डर सिक्योरिटी वाले, क्वारंटीन वाले, इनके पास पूरी सपोर्ट फैसिलिटी रहती है। एक सिंगल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ इनके पास मौजूद रहती है। अब बात करते हैं इंडिया चाइना बॉर्डर की। 3488 किलोमीटर्स की लंबी बॉर्डर है, और ये पूरी ही बॉर्डर अनफॉर्चुनेटली पूरी ही डिस्प्यूटेड है। इस बॉर्डर को बनाया गया था, दो देशों ने एक साइन किया था एग्रीमेंट, और इस बॉर्डर को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। सर हेनरी मैकमोहन थे इसके पीछे ये बॉर्डर को बनाने के लिए। 1930 में ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राईपार्टिट कॉन्फ्रेंस बिठाई थी, जिसमें इंडिया तिब्बत के बीच बॉर्डर खींचने की बात हुई थी, डिस्कशन हुआ था। बिकॉज ये पहले इंडिया तिब्बत बॉर्डर से जाना जाता था, लेकिन चाइना ने जब तिब्बत को ऑक्यूपाइड कर लिया, तब से ये बॉर्डर हम इंडिया चाइना बॉर्डर के नाम से जानते हैं 1950 से। ये जो एग्रीमेंट है इंडिया चाइना या इंडिया तिब्बत बॉर्डर के अलावा म्यांमार तक बॉर्डर खींचने का पूरा एग्रीमेंट सेटल किया था। चाइना ने मैकमोहन लाइन का म्यांमार वाला जो लाइन है उसको तो एक्सेप्ट कर लिया था, मैं आगे आपको पिक्चर में समझाऊंगा किस तरीके से, लेकिन जो इंडिया तिब्बत के बीच का बॉर्डर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा और काफ़ी डिस्प्यूट कर रहा है, और बोल रहा है कि हमारा एरिया है और वहाँ पर आर्मी रखी हुई है, और बहुत सारा टेंशन डेली बेसिस पर वहाँ पर होता है। इस पिक्चर के अंदर देखिए, रेड कलर की जो लाइन है ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था पहले, लेकिन जब तिब्बत को ऑक्यूपाइड किया चाइना ने 1950 को, तब ये बॉर्डर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया इंडिया चाइना बॉर्डर के नाम से। तो ये मैकमोहन लाइन जो है वो यहाँ से निकलकर पूरा इधर से गुजरकर ये म्यांमार साइड भी, इसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। तो इस बॉर्डर को तो चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, ये बोल रहा है कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये अक्षय चीन हमारा है, अरुणाचल हमारा है, सिक्किम के पास कुछ एरिया हमारा है, उत्तराखंड के पास हमारा कुछ एरिया है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया बना हुआ है। 1954 से चाइना क्लेम कर रहा है कि जो लार्ज ट्रैक्ट है इस टेरिटरी के ऊपर, जो एंटायर बॉर्डर है अक्षय चीन का जम्मू कश्मीर के अंदर, और कुछ एरिया उत्तराखंड का, अरुणाचल पूरा का पूरा हमारा है। 1957 के अंदर चाइना ने अक्षय चीन का कुछ हिस्सा हड़प लिया था और वहाँ पर रोड भी बना दिया था, और इसी को अपोज करते हुए ये क्लैशेस हुए थे, और फाइनली युद्ध हुआ था 1962 के अंदर, इंडिया चाइना वॉर। इस बॉर्डर को हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी बोलते हैं, LAC, जो अक्षय चीन के ऊपर है। ये LAC है और ये LOC है। इस लाइन को मिलिट्री हेल्ड लाइन भी बोला जाता है, यानी कि LAC और LOC दोनों ही गार्ड करते हैं इंडियन आर्मी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF नहीं करती, ठीक है, डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के आर्मी या ट्रुप्स तैनात रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि डेंजरस एरिया है, डिस्प्यूटेड एरिया है और काफ़ी सेंसिबल एरिया है वो। इंडिया चाइना बॉर्डर के बीच में 3 डेजिग्नेटेड एरिया हैं जहाँ से बॉर्डर के बीच में, दोनों के बीच में ट्रेडिंग होता है, लिपू लेक, शिपकी लेक और नथुला लेक। जो ट्रेड वॉल्यूम है इस रूट से इतना तो नहीं जाता, लेकिन स्मगलिंग का माल इस रूट से काफ़ी आता है, जैसे कि चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ कंज्यूमर गुड्स, तो इन बॉर्डर का ये फ़ायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। ब्रिटिश इंडिया और म्यांमार के फ्रंटियर आमने सामने आए थे पहली बार 1826 के अंदर, जब ब्रिटिश ने पहला एंग्लो बर्मिस वॉर जीता था। आज़ादी के बाद बाउंड्री को डिमार्केट किया गया था 1967 के अंदर, और दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किए थे। कई सारे बॉर्डर एग्रीमेंट्स बने पिछले कई सालों के अंदर दोनों देशों के बीच में, और ये काफ़ी फ्लक्चुएटिंग हो रहा है और कन्फ्यूजन भी क्रिएट करके बैठा है कि कौन सा एग्रीमेंट में क्या है, हमारा क्या है, उनका क्या है। जो लोकेशन है इंडिया म्यांमार बॉर्डर का, वहाँ पर कई सारे चैलेंजेस है इफेक्टिव मैनेजमेंट को लेकर बॉर्डर के, बिकॉज कई सारा एरिया ऐसा है जो प्रॉपरली डिमार्केट नहीं किया हुआ है, कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो डिस्प्यूटेड है। इन सब का फ़ायदा उठाता है
इंसर्जेंट्स। अब क्योंकि पोरस बॉर्डर होने के कारण, रिजिड टेरेन होने के कारण वहाँ पे डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा उस एरिया में। इंटरनल डायनेमिक्स भी काफ़ी हो रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि ट्राइब आपस में झगड़ रहे हैं, ठीक है, क्लैशेस है उनके बीच में, क्लैन की लॉयल्टी को लेकर ट्राइब्स झगड़ जाते हैं, इंसर्जेंसी का प्रॉब्लम, ट्रांस बॉर्डर एथनिक टाइज भी है, यानी कि दोनों तरफ बॉर्डर में, इंटरनेशनल बॉर्डर के दोनों तरफ एक ही एथनिक के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में संबंध है। तो ये सब क्या कर रहा है, बॉर्डर को पोरस बना रहा है और ये एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है हमारे सिक्योरिटी को। ये बॉर्डर है इंडिया म्यांमार, जो पास होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से। प्रैक्टिकली कोई फिजिकल बैरियर नहीं बना हुआ, यानी कि ये बॉर्डर की फेंसिंग सही से नहीं की हुई, ना ही कोई बॉर्डर आउटपोस्ट है, ना ही कोई रोड कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ताकि हम सही से विजिलेंस कर पाए वहाँ पर। इंसर्जेंट्स क्या करते हैं, इंसर्जेंट्स यहाँ पर पुअरली गार्डेड बॉर्डर का मिसयूज करते हैं, ठीक है, इंडिया की तरफ आते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला करते हैं और तुरंत भाग जाते हैं। इन सब के अलावा क्लोज एथनिक टाइज है, नागा, कुकी, चीन, ये जो एथनिसिटी वाले लोग हैं वो दोनों तरफ रहते हैं बॉर्डर के, और इसीलिए इनकी अवर जवर बॉर्डर क्रॉस करके काफ़ी रहती है। इंडिया म्यांमार ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, जिसके अंदर 10 किलोमीटर का बॉर्डर ऐसा है जहाँ पर, सॉरी, कुछ बॉर्डर एरिया ऐसा है जहाँ पर आप 10 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं और यहाँ का आदमी वहाँ जा सकता है, वहाँ का यहाँ पर आ सकता है, रेगुलर डे टू डे काम करने के लिए, सपोज उनका ज़मीन वहाँ पर है, खेती करने के लिए, लेबर वर्क करने के लिए। क्योंकि क्लोज एथनिक टाइज है इसलिए ये हमने छूट छाट दी हुई है। अब ये जो क्रॉस बॉर्डर एथनिक टाइज है, इनका फ़ायदा उठाती है इंसर्जेंट ग्रुप्स। इस सेफ एनवायरनमेंट के अंदर ये क्या करें, इंसर्जेंट ग्रुप अपने म्यांमार के अंदर, म्यांमार के जंगलों में सेफ हेवन बना के रखा है ताकि अच्छे से छुप सके। अब जो लोकेशन है इंडिया म्यांमार बॉर्डर का, वो गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। गोल्डन ट्रायंगल यानी कि तीनों तरफ ड्रग्स की खेती होती है, और ये ड्रग्स इंडिया के अंदर आता है, स्पेशली हेरोइन। ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर हेरोइन काफ़ी अंदर आ रहा है। हेरोइन आता है अपने मोरे से गुजरकर, जो मणिपुर का एक शहर है। हमने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का जब वीडियो बनाया तब मैंने बताया था कि मोरे को स्मार्ट सिटी के तौर पर हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज मोरे एक ऐसा टाउन है जहाँ से हैवी अमाउंट ऑफ हीरोइन गुजरता है और एंट्री पॉइंट उनका वही है। तो सिटी डेवलप होगा तो कुछ पैसों के चक्कर में या लालच में कुछ हो सकता है कि हम लोग इसको कंट्रोल कर पाए, ड्रग ट्रैफिकिंग को। और साथ में ये भी रिपोर्ट मिला है कि जो लोकल इंसर्जेंट ग्रुप है वो लोग भी एक्टिवली इसमें ड्रग और आर्म ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है। अब बात करते हैं इंडिया नेपाल बॉर्डर की। ओपन बॉर्डर शेयर कर रहे हैं 1950 से। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देशों के बीच में, जिसके चलते ये डिसाइड किया कि दोनों का बॉर्डर ओपन रहेगा, दोनों ही तरफ के सिटीजन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इक्वल राइट्स के बारे में, चाहे वो रेजिडेंस को लेकर हो, प्रॉपर्टी एक्वायर करने का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, ये एक दूसरे के देश के अंदर मूवमेंट करना हो। तो ये जो ओपन बॉर्डर है ये ग्रेट फैसिलिटेट कर रहा है हमारा स्ट्रॉन्ग और यूनिक बायलैटरल रिलेशन बताने के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में। और दूसरी तरफ इन दोनों की फ्रेंडशिप का फ़ायदा उठाते हैं ये जो इंसर्जेंट्स है, आतंकवादी ग्रुप है। तो ओपन बॉर्डर के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी कई सारे आ रही है। किस प्रकार से आ रही है? सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो पंजाब से हो, कश्मीर से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, चाहे वो माओइस्ट नक्सलवादी हो, ये सारे ही इस ओपन बॉर्डर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं नेपाल के अंदर छुप कर। प्रॉब्लम और क्या हो रही है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की ISI, वो भी इस बॉर्डर का फ़ायदा उठाती है और नेपाल से अपना कैंपेन चलाती है, एंटी इंडियन एक्टिविटिस्ट को इंडिया के अंदर भेजती है। 1990 से इस बॉर्डर का मिसयूज़ किया जा रहा है। अगर आप बाटली वाला मूवी आपने देखी हो तो उस मूवी में दिखाया गया है कि नेपाल का रूट किस तरह से यूज़ किया जा रहा है जो एंटी इंडियन एक्टिविटीज़ है उसको चलाने के लिए। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा। ये पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर देखिए नेपाल है ग्रीन कलर के अंदर। अब इसमें देख लीजिए नेपाल का बॉर्डर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, सिक्किम से गुजरता है। अब बात करते हैं इंडिया भूटान बॉर्डर। 669 किलोमीटर की लंबी बॉर्डर है। बॉर्डर एरिया पूरा डिमार्केटेड है,
ट्राई जंक्शंस को छोड़कर जो चाइना के साथ है, यानी कि चाइना, इंडिया और भूटान जो ट्राई जंक्शन है वो प्रॉपरली डिमार्केटेड नहीं है। डोकलाम इश्यू आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चित है न्यूज़ में, अगर नहीं तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं। जो पूरा प्रोसेस है डिमार्केशन का इंडिया भूटान बॉर्डर का, वो शुरू हुआ था 1961 में और 2006 में कंप्लीट हो गया था। नेपाल जैसे ही इंडिया ने भूटान के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया है और ओपन बॉर्डर साइन किया है। ये बॉर्डर पूरा पीसफुल था जब तक कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप वहाँ पर अपना कैंप बना के नहीं बैठे थे। भूटान के साउथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या हुआ था कि कुछ इंसर्जेंट्स ग्रुप ने अपना कैंप वहाँ पर बना दिया था, लेकिन इस प्रॉब्लम को इफेक्टिवली डील किया था भूटानीज गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन ऑल क्लियर चलाया था और जड़ से इन इंसर्जेंट्स के कैंप को वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया था और टेरिटरी अगेन पीसफुल हो गई। ट्रेडिंग की बात करते हैं तो चाइनीज़ मेड गुड्स जो है, फिर भूटान का कैनबीज, लिकर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ये सब इंडिया के अंदर स्मगलिंग हो रहा है इस ओपन बॉर्डर का फ़ायदा उठाकर, और इंडिया से लाइव स्टॉक, ग्रोसरी आइटम और फ्रूट्स भूटान के अंदर जाता है इलीगल तरीके से। अब बात करते हैं हम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की। तो बॉर्डर एरिया को डेवलप करना एक मैटर ऑफ कंसर्न है। बॉर्डर के आसपास जितने भी गांव या लोग रहते हैं या तो कस्बे बसे हुए हैं, तो उनका डेवलपमेंट ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनका डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो रोज़ की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। अगर लीगल तरीके से नहीं कमा पाएंगे या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर ये किसका सहारा लेंगे? इंसर्जेंट्स को सहारा लेंगे, स्मगलिंग करेंगे, इस प्रकार से इलीगल तरीके से पैसे कमाएंगे जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करने का काम करती है। शुरुआत हुई थी वेस्टर्न रीजन से, जो काफ़ी वॉलेटाइल था उस ज़माने पर। 7th 5 ईयर प्लान के अंदर ये इंश्योर किया गया था कि बैलेंस डेवलपमेंट होगा बॉर्डर एरिया के अंदर, और हम लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, लोगों का वेलबींग प्रमोट करेंगे, और सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोग फील करें बॉर्डर पॉपुलेशन, वो हम लोग ध्यान रखेंगे। बाद में ये प्रोग्राम को हमने एक्सटेंड किया था दूसरे ब्लॉक्स के अंदर 17 राज्यों के, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट भी शामिल थे। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के आसपास जितने भी गांव है, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट का काम शुरू किया। बॉर्डर सही से मैनेज करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरिया को हम लोग एक कॉम्प्रेसिव अप्रोच मानते हैं, जो फोकस करता है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके लिए, उनका वेलबींग प्रमोट करना और एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाना ताकि वो शांति से वहाँ पर रह सके। बिकॉज ये लोग तो कई सालों से, कई इनके जनरेशन्स वहाँ पर रह चुकी है। बॉर्डर तो बाद में बने, बॉर्डर इंसानों की देन है। इस प्रोग्राम को नेचर के साथ सप्लीमेंट करके जो भी गैप्स है उसको फिल किया जा रहा है, यानी कि BADP प्रोजेक्ट्स के तहत सारे राज्य, यानी कि जितने भी स्टेट्स इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, उनको 100% नॉन लैप्सेबल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिला हुआ है और मिलता भी आगे, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, लाइवलीहुड प्रोजेक्ट वहाँ पर चलाए, एजुकेशन वहाँ पर दे, हेल्थ, एग्रीकल्चर या जो भी एलिड सेक्टर है उनका वहाँ पर स्पेशल डेवलपमेंट हो, ताकि लोग आराम से रह सके, भले ही वो कितना भी रिमोट हो या इनएक्सेसिबल एरिया हो जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। BADP को इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, सारे राज्य सरकार के साथ मिलकर। जो गाइडलाइन है इस प्रोग्राम का वो प्रिपेयर किया जाता है होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा, और कंसल्टेशन लिया जाता है नीति आयोग का। पहले प्लानिंग कमीशन था, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और जो भी कंसर्न स्टेट्स है उन सब, ये सब मिलकर एक गाइडलाइन बनाते हैं इस प्रोग्राम की। जो फॉर्मुलेशन है ये स्कीम या प्रोजेक्ट्स की या तो अप्रूवल की या एग्जीक्यूशन की, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य सरकार की जहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर स्थित है। प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर या रिव्यू किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर। आज़ादी के कुछ साल बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रीज बिठाया गया था। उन्होंने रिकमेंड किया कि बॉर्डर को सही से सिक्योर करने के लिए 1 बॉर्डर 1 फोर्स का होना ज़रूरी है। ये प्रिंसिपल उन्होंने बताया था, जिसकी वजह से पार्लियामेंट्री फोर्स बनाई गई थी। ठीक है, पार्लियामेंट ने अलग अलग लॉज पास करके पार्लियामेंट्री फोर्सेस बनाई, जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये गार्ड करती है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को। सशक्त सीमा बल, ये आसाम के साइड जितने भी बॉर्डर्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर उसको प्रोटेक्ट करती है या सर्विलेंस करती है। इंडियो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया टिबेट या इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसको गार्डिंग करती है।
इसका इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब सिक्योरिटी फोर्सेस हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इतना इसको जोड़ रहे हैं। तो बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर जितना भी डिटेल्स यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हर एक बॉर्डर को लेकर, चाहे वो पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो या चाइना का हो। तो जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको हमने सारा डिस्कस कर लिया। रही बात कोस्टल एरियाज़ की, तो अगर आप हिंटरलैंड टेररिज्म का वीडियो फॉलो करें तो उसमें कोस्टल एरिया के बारे में जो भी प्रोटेक्शन की बात है, जो भी नई स्कीम्स है, उसका अच्छे से डिस्कशन किया हुआ है। यहाँ पर कार्ड के अंदर आपको डिटेल मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फर्दर कोई डाउट हो या आपके पास सजेशन हो तो मुझे कमेंट में बताइए, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।